डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वन पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। जैसा कि हम क्लास 10 की जो मैथ पढ़ रहे हैं उसको आज हम कंटिन्यू आगे करेंगे। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जो हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की जो हमने बेसिक सीरीज जो चल रही थी हमारी उसके बारे में पढ़ा। बेसिक सीरीज के पर जो आधारित जो क्वेश्चन से एक्सरसाइज 1.1 में उसको हमने सॉल्व किया। अब आगे हमने बेसिक्स में ही और पढ़ा था। बेसिक्स में हमने एक अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ा था कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हम क्या नहीं कर सकते, जिसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या जिसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं उसको परमेय संख्या कहते हैं। हमने फिर दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि दशमलव संख्याओं के बारे में कि दशमलव के बाद में कोई संख्या अनावृत्ति है जो रुक नहीं रही है तो ये कैसी संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। लेकिन जो आवृत्ति संख्या होगी वो क्या होगी, जो 2 3 2 3 आ रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार। जो दशमलव आवृत्ति संख्या होगी वो परमेय संख्या होगी, जो दशमलव अनावृत्ति होगी वो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। और जिसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते उसको भी क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। ये हमने जाना था। आगे आज फिर हमने उस दिन √2 एक अपरमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना था। उसी आधार पर आज कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के लेते हैं और उस बुक के क्वेश्चंस के आधार पर हम आगे की और संख्याओं को हम सिद्ध करते हैं कि वो अपरमेय संख्याएं हैं। जैसे कि आपकी एक क्वेश्चन है √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 एक अपरमेय संख्या है, इसको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इनमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है, तो इसके लिए हमें जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए और हमें केवल कैलकुलेशन कम करनी है और थ्योरेटिकल ज़्यादा लिखना है इसमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले कि माना कि √3 एक क्या करना पड़ेगा, उल्टा मान लो परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो क्या होगी, इसे p बटे q के लिए रूप में लिख सकते हैं। अतः √3 बराबर p/q। जहां अगर ये p/q के रूप में लिख सकते हैं तो जहां p व q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद में अगर ये यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, p व q क्या है, पूर्णांक के दोनों पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब आपको एक बात बताऊं कि हमको परमेय संख्या एक तो 1/2 और 4/2, तो दोनों सर ये परमेय संख्या है। 1/2 और 4/2 दोनों क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन हमको यहाँ जो काटने पीटने के बाद में जो दो ये दो का इसमें तो जो इनका उभयनिष्ठ गुणन करने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जो हमें यहाँ जो संख्या लेनी है वो हमें काटने के बाद में सहभाज्य संख्या लेनी है। तो p व q कैसी है, p व q सहअभाज्य संख्याएं। क्या है, p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहां से हमको क्या लेना था, p व q कैसी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको q को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p इक्वल टू √3। अब यहां से क्या कर देंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर
तो दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर से ये हो जाएगा √3 q का स्क्वायर, ये आ गया, ये हो जाएगा p स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहां से q स्क्वायर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर आ जाएगा 3 को इधर ये मल्टीप्लाई मैंने बता रखा है कि ये बेसिक चीजें हैं, इधर कोई बराबर की इधर कोई संख्या मल्टीप्लाई की इधर जाने के बाद में डिवाइड की हो जाएगी, इधर अगर प्लस की तो इधर पे जाने के बाद माइनस की हो जाएगी, इधर माइनस की तो इधर जाने के बाद प्लस की हो जाएगी, और इधर डिवाइड की तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई की हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा q स्क्वायर आ गया यहाँ से p स्क्वायर अपॉन 3। इसको यहाँ समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। क्या मान लिया यहाँ पर? समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ मैंने आपको प्रमेय 1.2 पढ़ाई थी कि प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि p एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो यहां से 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 p को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा? p को भी विभाजित करेगा। यहां तक सबको बात समझ में आई? ये किससे? प्रमेय 1.2 से कि 3 p स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर वो p स्क्वायर को विभाजित जब करेगा, जो कोई संख्या क्या होगी? 3 के मल्टीप्लाई में होगी, जब ही तो 3 उसको करेगा। जैसे मैंने लिया 2, तो क्या 2 को 3 विभाजित कर देगा? नहीं, क्योंकि 2 3 के मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन मैंने ले लिया 6, तो 6 को 3 विभाजित कर देगा, 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। क्योंकि जो है 6 जो लिया हमने, ये किसका मल्टीप्लाई है? 3 का मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जो संख्या होगी वो किसकी मल्टीप्लाई होगी? 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो अतः हमने p क्या मान लिया? p मान लिया 3k। क्या मान लिया? 3k। k यहां पर क्या हो जाएगा? कोई पूर्णांक हो, जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 लिया, ये क्या है? 3 का मल्टीप्लाई है। p का मान जो आएगा वो 3 का मल्टीप्लाई आएगा। k का मान हमने 1 लिया तो 3 आ गया। k का मान अगर हम 2 लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 आ गया। इसका मतलब ये इसमें p के जाएगा। अब यहां से p का मान क्या रखेंगे? p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम। p का मान समीकरण 1 में रखो, तो p का मान समीकरण 1 में रखो तो यहां से आ जाएगा 3k स्क्वायर, यहां से ये दे रखा है 3q स्क्वायर। 3 का जो स्क्वायर होगा 9, ये हो जाएगा k स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? और यहां से हो जाएगा 3q स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब यहां से जो ये 3 का एक बार जाएगा और 3 का 3 बार, यहां तक आप बात समझ में आ गई? अब ये हो गया 3k स्क्वायर, ये हो गया q स्क्वायर। यहां से 3 मल्टीप्लाई का है तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो k स्क्वायर की q स्क्वायर अपॉन 3। यहां से वही प्रमेय लगा देंगे, प्रमेय 1.2 क्या कहती है? प्रमेय 1.2 कि 3q स्क्वायर को विभाजित
करता है तो 3 क्या करेगा, 3Q को भी क्या करेगा, करेगा। यहां तक बात सबके समझ में आ गई। ये प्रमेय 1.2 से हो गया। आगे क्या कहेंगे अब इसमें, यहां जो P का जो गुणनखंड है वो भी P का गुणनखंड भी 3 आ रहा है और Q का भी जो गुणनखंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब अतः 3P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हम, तो इसका मतलब ये तो क्या आ गया हमारा, विरोधाभास की स्थिति हो गई। विरोधाभास की स्थिति हो गई तो इसको ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऊपर लिख देता हूं। तो यहां से 3 क्या हो गया, अतः 3P व Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब ये क्या आ गया, परंतु यह तो क्या है, विरोधाभास है। किस चीज, कौन से तथ्य का, उस तथ्य का जो हमने ये लिया है कि P व Q कैसी संख्या है, सहअवाच्य संख्या है। तो लिख देंगे परंतु, क्या लिख देंगे, परंतु परंतु यह विरोधाभास है इस तथ्य का कि, परंतु यह विरोधाभास है इस तथ्य का कि P व Q सहअवाच्य संख्याएं हैं। सहअवाच्य संख्याएं हैं। P व Q की संख्याएं सहअवाच्य संख्याएं हैं। तो ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण आया, क्योंकि ये हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण आया कि यह विरोधाभास हम अपनी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण आया कि हमने क्या कर परिकल्पना ले ली थी, √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। ये परिकल्पना ले ली। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। केवल इस क्वेश्चन में आपको थ्योरी का ही ध्यान रखना है
केवल और किसी चीज का इसमें ध्यान नहीं रखना है। आपने जैसा देखा केवल इसमें एक थ्योरी दे रखी है और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा केवल थ्योरेटिकल देकर कि हमको इसको विरोधाभास बनाना पड़ेगा। किस वजह से, हमारी गलत परिकल्पना के कारण, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन आया, वो भी यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग किया, फिर ये रख दिया। उसके बाद में प्रमेय 1.2 हमारी इसमें काम आई और बाकी की इसमें क्या है, सारी थ्योरेटिकल है। इसी प्रकार से उस दिन भी हमने अंडर रूट 3 किया, तो अंडर रूट वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, अंडर रूट 5 पूछ ले, अंडर रूट 2 पूछ ले, अंडर रूट 3 पूछ ले, तो यहाँ केवल क्या कर देना हमको, अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके 2 क्या आ जाएंगे, 2 p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो मैंने आपको बता रखा है बेसिक्स में कि सहभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनका सार्वभौम गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 आता है। केवल क्या है, 1। लेकिन यहाँ तो p व q का सार्वभौम गुणनखंड क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएंगी, ये विरोधाभास है इस तथ्य का कि p व q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इस अंडर रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी प्रकार से होंगे, केवल ये इसमें ये संख्या चेंज हो जाएगी, अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 2 हो जाएगा। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का हम लेते हैं। और जैसा कि मैं मानता हूं, मैं हर बार कहता हूं कि अपनी बुक और नोटबुक पेन आप लेकर बैठा करें। जैसे जैसे मैं उतारता हूं वैसे वैसे आप भी उतारते जाएं साथ में। और ये क्वेश्चंस आपकी बुक के ही हैं, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्पल जो आपके उदाहरण दे रखे हैं और जो आपके क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइजों के, उसमें से ही आएगा। बाहर से तो कुछ आने से रहा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आप जैसे कि आप बुक लेके बैठा करें। मैं अधिकतर जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है, बुक के ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है आपका 5 - √3। अब इसको हमको 5 - √3 एक क्या सिद्ध करनी है, अपरिमेय संख्या। क्या करनी है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। जैसा कि मैंने बता रखा, क्या बता रखा है कि हमको अगर ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसको क्या मानना पड़ेगा, इसका उल्टा मानना पड़ेगा। उल्टा क्या मानेंगे कि उल्टा मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। तो माना कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसे क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p/q के रूप में लिखा जाएगा तो जहां p व q क्या है, p व q पूर्णांक है और q0 = 0। q0 क्या है, 0। और p व q क्या लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कि परिमेय संख्या में सहभाज्य संख्याएं भी होती हैं और इनकी जो गुणनखंड सार्वभौम गुणनखंड 2 आता है, सहभाज्य के अलावा भी होती है। लेकिन हमें जो संख्या लेनी है वो हमें काट के लेनी है। जो हमें लेनी है संख्या वो सहभाज्य संख्या लेनी है। क्या लेनी है, सहभाज्य संख्या। तो p व q सहभाज्य संख्याएं हैं। p व q कैसे लेनी है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब यहां से आपको क्या करना है बेटा, यहां से आपको ये जो √3 जो माइनस का दे रखा है उसको तो ले जाएंगे बराबर के इधर। तो इधर ले गए हम, तो यहां से √3 इधर माइनस का है तो उधर जाने के बाद में किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 5
ये जो p बटे क्यू है इसको ले आएंगे इधर बराबर के इधर, तो ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, p बटे क्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा क्यू, तो ये आ जाएगा 5q और माइनस ये आ जाएगा p और ये आ जाएगा अंडर रूट 3। यहाँ से आपको ये जो दे रखा है 5q माइनस p अपॉन q, ये जो आपको दे रखा है, इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि पूर्णांक संख्याओं का गुणन संक्रिया में और व्यवकलन संक्रिया में और जोड़ संक्रिया में पूर्णांक संख्या का करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या क्या करने पर? केवल 3 चीज करने पर। व्यवकलन का मतलब घटाव करने पर, पूर्णांक संख्याओं को जोड़ करने पर और पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल करने पर। लेकिन भाग संक्रिया में पूर्णांक प्राप्त हो इसका कोई पता नहीं, लेकिन इन 3 संक्रियाओं में करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ से p व q कैसी संख्याएं? p व q पूर्णांक संख्याएं। p व q पूर्णांक है तो पूर्णांक का गुणा करने पर पूर्णांक प्राप्त होगा और पूर्णांक का घटाव करने पर क्या होगा? पूर्णांक प्राप्त होगा। और q पूर्णांक है, और जैसे कि मैंने बता रखा है कि पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होती है? पूर्णांक बटे पूर्णांक होती है क्या? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 5q माइनस पी अपॉन क्यू क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि p व q कैसी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं है। तो हम लिख देंगे इसमें क्या लिख देंगे? इसमें लिख देंगे कि 5q माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p व q पूर्णांक संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए क्या हो जाएगी? 5q क्या हो जाएगी? 5q माइनस पी अपॉन q क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये परिमेय हो गई तो अंडर रूट 3 भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, कि अभी सिद्ध करी थी हमने अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर यहां से अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा विरोधाभास की स्थिति हो गई। और विरोधाभास की स्थिति क्यों हुई है? क्योंकि हमारी गलत त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुई है। तो क्या लिख देंगे? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास है।
विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक कैसी है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये हमारी किसके कारण हो रहा है? क्योंकि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण क्योंकि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण आया कि हमने क्या मान लिया था, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अतः निष्कर्ष क्या निकलता है? अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से केवल इन अगली नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें केवल इस टाइप्स की क्वेश्चंस हैं और केवल उसमें क्या दे रखी है, थ्योरेटिकल है। केवल आपको इस तरीके की एक थ्योरी है केवल, और उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। अंडर रूट 2 का मैंने करवा दिया, अंडर रूट 3 का करवा दिया, और 5 माइनस अंडर रूट 3 का भी मैंने करवा दिया। आगे की जो नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें अगली आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसको करेंगे, और इसी प्रकार से जो आप कोशिश करना करने की उस एक्सरसाइज में केवल इसी प्रकार की जो थ्योरेटिकल है उसको ही लिखना है केवल, बाकी की और कुछ नहीं है। उसमें हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, और मैं बाकी के कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा उसको भी, और कुछ क्वेश्चंस आप करने की भी कोशिश करना। और जैसे कि आपको समझ में ना आए हमें कमेंट बॉक्स में समझाएं, और अगर आपको एक बार पहले अपनी कोशिश किया करो कि आप बार बार वीडियो देखा करो, जब उसके बाद में भी फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताया करें। आप हमारे साथ पूरे जोश के साथ में जुड़िए, हम भी उसी जोश के साथ में आपके साथ में जुड़ेंगे। अगर आपका सपोर्ट हमको मिलेगा तो हम भी आपको उसका स्क्वायर करके, जिस प्रकार से 2 का स्क्वायर हो जाता है तो इसी प्रकार से स्क्वायर करके हम आपको जो उसका स्क्वायर करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।